नमस्कार किशन भाइयों, मैं हर्षद गोहिल एग्री साइंस में आपका स्वागत है। किशन भाइयों, आज हम गुजरात की जो पाटण डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्थित समोड़ा कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे है। और हम आज बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। और वर्मी कंपोस्ट की हमें जो मार्गदर्शन है वो देने के लिए आज हमारे साथ समोड़ा कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट और प्रमुख डॉक्टर उपेश कुमार पटेल सर हमारे साथ है। तो सर, स्वागत है आपका एग्री साइंस में। पहले तो सर ये बताइए कि जो वर्मी कंपोस्ट है उसकी जो बेड हम कैसे तैयार करते हैं और क्या किसानों को क्या क्या मुद्दे उसमें ध्यान रखने चाहिए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा आज बात कर रहे हैं बर्मी कंपोस्ट के बारे में, तो बर्मी कंपोस्ट का जो बेड तैयार करने की बात है कि बर्मी कंपोस्ट में हमें दो चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक तो ज़मीन के नीचे का फर्श जो है जहाँ पे हम डालते हैं वो फर्श हमारा पक्का हो। अगर फर्श पक्का होगा तो बर्म्स हमारे ज़मीन के नीचे नहीं जा पाएंगे। दूसरा, ऊपर सीधी सनलाइट या सीधा पानी ना गिरे, इसलिए ऊपर कोई ना कोई हमें टापरी या कोई टीन सेट वो बनाना पड़ेगा, जिससे दो चीज़ों का है कि ना डायरेक्ट सनलाइट आएगी ना सीधे पानी, वर्षा का पानी आएगा। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, बर्मी बेड बनाने के लिए किसान भाइयों, हम इसकी लंबाई जो एक वो है वैज्ञानिक आधार है कि 10 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा, इस आकार का हम पिट बनाते हैं। बकाया इसमें मैं एक चीज़ और अवगत कराना चाहूँ किसान भाइयों, इसमें जो इसकी हाइट है 2 फीट, वो फिक्स है। इससे ज़्यादा हाइट नहीं करना। लेंथ को भी हम फिक्स करते हैं कि 3 फीट से ज़्यादा लेंथ, विड्थ ना हो, लेंथ की नहीं, चौड़ाई जो है चौड़ाई। 3 फीट से ज़्यादा ना हो। लंबाई हम अपने अनुसार इसको 10 फीट के ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे हमारे पास जगह है उस आधार पर इस लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाइट बहुत फिक्स है कि हाइट 2 फीट से ज़्यादा, ऊंचाई बर्मी बेड की 2 फीट से ज़्यादा ना हो, और चौड़ाई हमारी 3 फीट से ज़्यादा ना हो। और सर, बेड होते हैं जैसे ये प्लास्टिक का रेडी टू यूज बेड है, और यहाँ पे आरसीसी भी हमने किया है। तो बेड में मतलब प्लास्टिक का रेडी भी यूज बेड मिलता है और ये भी मिलता है, तो उस दोनों के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, दो चीज़ें हैं कि ये जो हमारा है ये फिक्स सेट है। हम्म। जो हम बनाते हैं, जो सेट हमारा बना हुआ है, ये फिक्स है। इसको हम मूव करके कहीं दूसरी जगह नहीं ले नहीं जा ले जा सकते हैं। सकते। और इसको बोलते हैं, जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं किसान भाइयों, हम्म। ये पोर्टेबल बर्मी बेड इसको बोलते हैं। पोर्टेबल का मतलब इसको यहाँ से उठा के कहीं और ले जाते हैं। अभी वर्तमान समय में, पहले क्या होता था कि खेडूत भाइयों के जो जानवर थे वो ये एक ही जगह रखते थे। हम्म। अभी वर्तमान समय में वो ट्रेंड खेडूत भाइयों ने चेंज किया है हाँ हाँ। कि जब बारिश होती है तो उनके जानवर घर पे आ जाते हैं, और जैसे बारिश खत्म होती है तो उनके जानवर भी उनके साथ खेत पे चले जाते हैं। तो अगर इसको बनाते हैं तो इसको हम शिफ्ट नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। लेकिन पोर्टेबल वाला जो वर्मी कंपोस्ट है, जब जानवर हमारे पास यहाँ हैं तो इसको यहाँ पे लगा ले, और जब जानवर हमारे खेत पे गए हैं तो वहाँ पे भी लगा के इस जो खाद की फैक्ट्री है वहाँ पे हम खाद बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और इसे ये मान लीजिए ये बेड है जो प्लास्टिक का, तो इसमें कितना गोबर है और कितने केचुए हमने डाले हैं। एक्चुअली इसमें जो इसका जो वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो पद्धति है वो थोड़ा सा मैं किसान भाइयों को डिटेल कर दूं। कि पहली चीज़ इसमें हमें चाहिए, गोबर चाहिए जो 30 से 35 दिवस पुराना हो। ताज़ा गोबर का इस्तेमाल हमें कभी नहीं करना। लेकिन एक चीज़ और इस समय, वर्तमान समय में किसान भाइयों के बीच में आ रही है कि डे बाय डे हमारे पास पशुओं की संख्या कम होती जा रही है। तो इसमें एक दूसरी तकनीक भी आई है कि इसमें आधा गोबर और आधा कचड़ा, उसको हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो कचड़े का उपयोग, जो हमारे पास जो कचड़ा है, जो हमारी गौशाला से निकलता है, फसलों का कचरा है, उसको सीधे उपयोग नहीं कर सकते। उसको हमें नाडप में लेके जाना पड़ेगा, और नाडप में 40-50 दिन तक, उसको 60 दिन तक लिए सड़ा दें तो आधा वो सड़ जाएगा। इसके बाद आधा कचरा मिला के, आधा गोबर मिला के भी हम इसका उपयोग उपयोग कर कर सकते सकते हैं। तो चाहे प्योर गोबर का इस्तेमाल हम कर लें, और चाहे कचड़ा प्लस गोबर का इस्तेमाल, हम दोनों कर सकते हैं। अब इस बेड में 3 फीट हाइट ज़्यादा इसको नहीं भरना है, ये जरूरी ध्यान देना है। और 1 कुंटल पे औसतन 1 से 1.5 किलो वम्स का उपयोग हमें करना है कचड़े पे। ओके। अगर इस तरह से उपयोग करते हैं, और तीसरी जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पानी का स्तर बराबर मेंटेन रखना है। कम से कम 60% पानी, जो वैज्ञानिक भाषा है 60% पानी होना चाहिए। होना चाहिए। अगर हमारी भाषा में, किसान की भाषा में बात करें, किसान कैसे मेजर करेगा कि 60% पानी है, तो उसके लिए कुछ नहीं, जो उनका रॉ मटेरियल है, जो गोबर है या कचरा है, उसको उठा के हाथ में दबाएं। और हाथ में दबाने से अगर पानी, ये जो हमारे उंगलियों की पे जगह है किसान भाइयों, अगर इन जगह में पानी, जगह हमारी गीली हो रही हैं लेकिन पानी नहीं बाहर निकल रहा है, तो ये उपयुक्त है कि इसमें 60% पानी है। अगर पानी बाहर निकल रहा है तो पानी ज़्यादा है, उस पानी को थोड़ा हमें कम करने कम की करना है। आवश्यकता है। तो ये दो चीज़ें, क्योंकि केचुआ हमारा है
इसकी सांस लेने के लिए कोई किसान भाइयों नाक नहीं होती, हाँ ये अपनी स्किन से ही सांस लेता है। तो आप देखेंगे किसान भाइयों कि इसकी स्किन सदैव लसलसी होती है, हाँ हाँ। लसलसापन होता है, और इसी कारण वो सांस लेता है। अगर पानी की मात्रा थोड़ा भी कम हो गई तो ये श्वसन छिद्र बंद हो जाएंगे और केचुआ मर जाएगा। इसलिए आवश्यक रूप से हमें पानी को मेंटेन करना है। अगर इस प्रक्रिया को हम अडॉप्ट करते हैं, इतना केचुआ हम डालते हैं और बढ़िया हम रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं, तो औसतन 60 दिन में जो है हमारा एक सर्किल, एक चक्र पूरा होता है और बढ़िया सा खाद जो चाय की पत्ती के आकार की खाद बन के हमारे पास तैयार सही होती है। तैयार होती है। ओके सर, तो इसमें मतलब 60 दिन के बाद तैयार होता है, तो किसान को कैसे पता चलेगा कि अब मेरी खाद जो है वो संपूर्ण रूप से तैयार हो चुकी बिल्कुल है? सही, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम देखेंगे कि जब हम रॉ मटेरियल डालते हैं तो उसमें गोबर आपको दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही हम अब देखें हैं कि जो हमारा तैयार खाद है, तो वो खाद बिल्कुल चाय की जैसी पत्ती होती है उस आकार का हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है। इसका उपयोग भी हम आसानी से कर सकते हैं और इनके दो फायदे हैं। अभी हमारे पास खेड़खड़ भाई क्या करते हैं कि जो कचरा है, गोबर है, कूड़ा है, उसको सीधा खेतों में डालते हैं। उससे क्या होता है कि पहली चीज़ तो हमारे पास एक कूड़ा सड़ा नहीं होता, तो इससे बहुत सारी बीमारियों का समस्या हो जाती है, जैसे उदई की समस्या, कीड़ की समस्या, उदई ज़्यादा लग जाती है। रोग की बात करें तो सुकारा रोग, सूखने वाला जो बिल्ट का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्टिंग इशू हो जाता है। तो ये ढेर सारी समस्याएं हमारे खेतों में पैदा होती हैं। लेकिन अगर हम अड़सिया खातर का इस्तेमाल करते हैं तो ये पूर्णतः सड़ा होता है, केचुआ खाद पूर्णतः सड़ा होता है, तो इससे बीमारी और कीड़े का प्रकोप पहली बात कम हो जाता है। दूसरा एक समस्या हमारी कचड़े को लेके आती है कि हमारे खेत में खरपतवार बहुत उगते हैं। लेकिन अगर रॉ मटेरियल हमारा गोबर है, इसका उपयोग करेंगे तो जो जानवर ने पौधा खाया उसके बीज उसके पेट में गए, और बीज जो पेट के माध्यम से उसके गोबर पे आए हैं, अगर इस गोबर का इस्तेमाल करेंगे तो ये बीज पुनः उगेंगे और खेत में कचड़े की समस्या, खरपतवार की समस्या ज़्यादा होती है। लेकिन अगर खेडूत भाई हमारे वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं, केचुआ खाद का उपयोग करते हैं, तो जिस बीज को केचुआ एक बार खा लेता है और खा के निकालता है, उस बीज की अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है। ये कह सकते हैं कि कचड़े की समस्या या खरपतवार की समस्या में भी निजात मिलेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये पूर्णतः अच्छा खाद है, संपूर्ण खाद है। पौधे के लिए जितने भी पोषक तत्व चाहिए सभी पर्याप्त मात्रा में है। इसकी जो क्षमता है, समान रॉ मटेरियल जो हमारा घोड़े खाद है उसकी तुलना में 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अतः किसान भाई इसका उपयोग करके अपनी खेती में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और सर एक मतलब 60 दिन में तैयार हो जाता है, तो 60 दिन के बाद 1 टन गोबर हमने डाला था, तो 1 टन गोबर से कितना वर्मी कंपोस्ट बनता है? औसतन इससे करीब 80% का रेशियो आता है कि 80% तक हमें खातर मिल जाता है। हाँ जी। दूसरा इसमें एक चीज़ और है, मैं किशोर भाई को बताऊंगा कि इसको निकालना कैसे, कि इसमें केचुआ भी है, वो भी चीज़ें हैं। हाँ तो इसमें बहुत सिंपल तरीका है इसको अलग करने का, केचुआ अलग करने का और केचुआ खाद अलग करने का। इसमें पानी की मात्रा, जैसे आपको लगता है चाय की पत्ती जैसा एक आकार बदल गया है, तो इसे पानी की मात्रा देना बंद करें। पानी देना बंद करेंगे तो पानी की खोज में केचुआ नीचे जाएगा, ऊपर वाली परत निकलती जाएगी, ऊपर वाले केचुआ होगा नहीं, उसको निकाल के अलग कर लें। फिर दूसरी लेवल पे पानी कम होगा, फिर केचुआ नीचे जाएगा, उसको निकाल के ऐसे निकालते रहेंगे परत के परत, तो नीचे वाली परत में पूरा केचुआ इकट्ठा हो जाएगा। उसको पूरा कलेक्ट कर लें और पुनः रॉ मटेरियल को भरे, उसके ऊपर उसको डाल देंगे तो केचुआ पूरा नीचे जाएगा और खाद आपकी अलग आ जाएगी। ओके सर, ये आपने बताया कि खेती में हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी खेत में, लेकिन किसी किसान भाइयों को थोड़ा प्रोफेशनल करना है, बेचना है, तो इसकी क्या कीमत बाजार भाव रहता है अगर किसी को वर्मी कंपोस्ट बना के बेचना है तो? बहुत अच्छा सवाल है ये, कि वर्तमान समय में हमारे बहुत सारे साथी युवा हैं जो खेती में अपना स्वरोजगार की स्थापना की बात कर रहे हैं कि हमें कुछ रोजगार मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए। तो ये हमारी खेती में तो उपयोग होता है। खेती में अगर हम बात करें तो औसतन 5 टन खातर, औसतन बकाया फसल के ऊपर निर्भर करता है, कौन सी फसल डालते हैं उसके आधार पर निर्भर करता है, लेकिन औसतन 5 टन पर एकड़ की दर से इसका इस्तेमाल हम अपनी खेती में कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये एक बहुत अच्छा बिजनेस का रूप भी ले रहा है, क्योंकि जैविक खेती को बहुत प्रमोट मिल रहा है, बहुत बढ़ावा मिल रहा है। उस स्तर पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। शहरों में भी बहुत सारे हमारे शहरी लोग हैं जो शहर में रहने वाले हैं, वो अपने घर पे किचन गार्डन लगाते हैं, गृह वाटिका लगाते हैं, कुछ झाड़ फल लगा देते हैं, कुछ फूल के पौधे लगाते हैं। उनके लिए भी खाद की आवश्यकता पड़ती है, तो ये खाद बहुत उपयुक्त है। अगर इसको बिजनेस के रूप में देखें तो ये औसतन जो है 5 रुपये किलो, 5 से 10 रुपये किलो का ये खातर जो है सेल होता है। 1 किलो का कीमत 5 से 10 रुपए है। और यही अगर वर्म्स की बात करें, केचुआ की बात करें, ये 200 रुपये किलो का सेल होता है। तो औसतन अगर फार्मर्स करे
तो इस बिजनेस से भी कि हमें कोई ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, एक छोटे से एरिया की आवश्यकता है, अंडर कंट्रोल है, क्योंकि खेती हमारी पूरे मौसम पे निर्भर है, मौसम कैसा होगा, लेकिन ये पूरा कंट्रोल पे है। तो अगर एक छोटे से बिजनेस के रूप में भी हम बात करें तो 2-2.5 लाख रुपए हम साल का इससे कमा सकते हैं। मतलब सर केचुआ हमने डाला है तो वो बढ़ेगा 60 दिन के बाद, जितना केचुआ डाला है तो केचुए की संख्या बढ़ेगी घटेगी, उसके बारे में बताइए। केचुआ हम जब डाले हैं तो सामान्य बात है, केचुआ अपनी ग्रोथ करेगा, क्योंकि जीवन है तो अपनी हाँ संख्या को तो बढ़ाते ही बढ़ाता है। और वही स्थितियां हैं कि जब हम 1.5 किलो डाले थे उस समय केचुआ डाले थे तो वो अपनी संख्या को 10 गुना तक बढ़ा देता है। हाँ हाँ। तो रेगुलर उसकी संख्या बढ़ती, जितना ज़्यादा केचुआ होगा इसकी सड़न प्रक्रिया या तैयार होने की प्रक्रिया उतनी ही कम होती चली हाँ जाएगी। हाँ। तो केचुआ की संख्या तो अपने आप से बढ़ेगी, 1-2 बार आप करेंगे, इसके बाद इतना केचुआ होगा कि आपके बाहर भी रॉ मटेरियल पड़ा है तो वहाँ पे भी केचुआ डाल के आप खाद बना सकते हैं, तो केचुए की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ओके, केचुआ। तो सर ये बताइए कि वर्मी कंपोस्ट के लिए गवर्नमेंट की जो सरकार की जो योजना है उसके बारे में थोड़ा बताइए। किसान भाइयों, इसके क्योंकि वर्तमान समय में जैविक खेती को बहुत बड़ा शासन द्वारा दिया जा रहा है, और इस जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास बहुत सारे विभाग हैं, जैसे कृषि विभाग हैं, वहाँ से भी योजना संचालित है, जिसमें जो आपकी वर्मी कंपोस्ट के लिए अनुदान पे स्कीम है। ऐसे ही अगर बड़ा आपको सेट बनाना है किसान भाइयों, तो हमारी उद्यानिकी विभाग जो है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, वहाँ बड़ा सेट हम बना सकते हैं। RKY प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से भी हम इसको ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पे इसका लाभ ले सकते हैं। और एक और भारत सरकार ने ABC शुरू किया है, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट शुरू किया, कोर्स शुरू किया था स्किल डेवलपमेंट योजना अंतर्गत। उसके माध्यम से हम उसकी ट्रेनिंग लेके एक बड़े एम्प्लॉयमेंट के रूप में, एक रोजगार के रूप में इसको हम स्थापित कर सकते हैं इससे। तो बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी वर्मी कंपोस्ट के बारे में दी। तो किशन भाइयों, ये थे समोड़ा कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर उपेश कुमार पटेल, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी वर्मी कंपोस्ट के बारे में दी। तो आपकी किशन भाइयों क्या राय है उसे कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम भी जान सके कि आप के क्या प्रश्न हैं और आप कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट में लिखिए। और एग्री साइंस की चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो एग्री साइंस के पेज को फॉलो कीजिए, और हम बहुत जल्द ही नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे।